नमस्कार मित्रों। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति या लीडर घोषणा करते हैं कि भारत पर 50% टैरिफ लगेगा। और ये घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 50% में से 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ होते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जैसे का तैसा टैरिफ, यानी हम अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका हमारे पर टैरिफ लगा रहा है। 25% टैरिफ होते हैं, हम रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं, इसको लेकर अमेरिका चाहता है हम रूस से कच्चा तेल ना खरीदें, उसके लिए वो हमारे पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाता है और ये हो जाते हैं 50% टैरिफ। शुरुआत में ट्रंप और उनके सलाहकारों को, अमेरिका को लगा कि भारत इससे झुक जाएगा और इवन उनके सलाहकारों ने तो बोला भी था कि भारत 2 महीने बाद माफ़ी मांगेगा और फिर ट्रंप अपनी शर्तों के आधार पर भारत से ट्रेड डील करेंगे। पर मित्रों, भारत ने सॉरी बोलने से, झुकने से ज़्यादा इस दबाव को झेलना और दूसरे देशों से FTA करना उचित समझा। इसी सिलसिले में हमने EU से FTA किया, न्यूजीलैंड से FTA किया, UK से FTA किया और भी 1-2 अन्य देश है जिनसे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। मित्रों, जैसे ही EU के साथ FTA साइन हुआ, जिसमें कि हमने डेयरी सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया, डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो कि हमारी रेड लाइन भी है, हमने USA को भी बताया था। उसके बाद USA में एक माहौल बनने लग गया और फोमो क्रिएट हुआ। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम पीछे छूट रहे हैं। और जिसके बाद खुद ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को इस ट्रेड डील की घोषणा की। अब फास्ट फॉरवर्ड 2026 में 2 फरवरी को ट्रेड डील की घोषणा तो हो जाती है, पर क्या ये ट्रेड डील भारत के लिए अच्छी है, या फिर इसमें सीधे तौर पर अमेरिका की जीत हुई है, या फिर एक तीसरा ऑप्शन ये है कि दोनों ही देशों की जीत नहीं हुई, ये एक डील है जिसमें दोनों देशों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि मित्रों, अगर भारत के PM का ट्वीट देखें और भारत के मिनिस्टर्स की बात माने या उनका विश्वास करें, तो वो तो यही बोल रहे हैं कि एक डील है जिसमें हमारी रेड लाइंस की रेस्पेक्ट करी गई है और फिर हमने एक डील साइन की है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप एज यूजुअल इसको अपनी जीत बता रहे हैं। उनके चमचे या फिर कहें कि जो ट्रंप के सलाहकार है वो भी कह रहे हैं कि देखो बहुत बड़ी जीत है। और वो ऐसा किस आधार पर बता रहे हैं? तो मित्रों, मुख्य 3-4 आधार है। पहला आधार तो ये है कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। दूसरा आधार है कि हम अमेरिका से $500 बिलियन की चीज़ें निर्यात करेंगे। अब 1 साल में तो ये संभव और बहुत ही अबसर्ड क्लेम है, क्योंकि भारत का जो टोटल बजट था ना, वो भी मतलब इससे कुछ ही ज़्यादा था, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। उसी के साथ ट्रंप बोलता है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है और अब हम रूस से तेल ना खरीद कर वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। और भी कई चीज़ें जैसे अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 0 हो जाएगा और हमारे पर टैरिफ 18% लगता रहेगा। तो एक इस हिसाब से रेसिप्रोकल हुआ, शायद ट्रंप ही जाने। तो इन्हीं सब विषयों की हम चर्चा करेंगे। अब मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया था कि सारे क्लेम इतने अबसर्ड है ना कि मैं इस पर तुरंत ही वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ट्रंप ने अपने स्टाइल में ट्वीट कर दिया, फिर मोदी जी ने उसका रिप्लाई दे दिया कि ठीक है, मेरे DA फ्रेंड से बात हुई है। तो इससे कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था। कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही थी, दूसरी तरफ BJP सपोर्टर्स बोल रहे थे कि नहीं बहुत बढ़िया हुआ है, दिक्कत कहाँ है, ट्रेड डील होना बहुत अच्छी बात है। और उधर अमेरिका भी अपनी जीत का जश्न मना रहा था। तो मैंने थोड़ा इंतजार करना उचित समझा। अब इसके बाद क्या है कि ट्रंप के सलाहकार या फिर उनके ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, उनके भी बयान आ गए। उसके बाद कुछ हाई लेवल्स मीटिंग भी हुई है और भारत के भी ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का बयान आ गया। तो अब वीडियो बनाना एक बहुत ही न्यूट्रल रहेगा और फैक्चुअल आधार पर रहेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तो एक सब्सक्रिप्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारे को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अब मित्रों, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया और बोला कि भारत पर टैरिफ इमीडिएट इफेक्ट से 25% से घटाकर 18% किए जा रहे हैं। अब पहली बात तो ये है कि हमारे पर टैरिफ तो लगे थे 50%, तो ट्रंप सिर्फ 25% ही कैसे घटा रहा है? तो मित्रों, जो एक्स्ट्रा 25% थे वो रशियन ऑयल को लेकर थे। तो ट्रंप का मानना है कि हमने वो तो खरीदना बंद कर दिया है, इसके आधार पर वो 25% हट गए हैं और ये भी 25% घटाकर 18% कर लिए गए हैं। पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था ना, वो रशियन ऑयल ही था। तो आज हम इसी की चर्चा करते हैं कि क्या भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। चलो इसे आंकड़ों के आधार पर देखते हैं। देखिए, पिछले साल जुलाई अगस्त 2025 में हम रूस से लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल खरीदते थे। अब ये 2026 में फास्ट फॉरवर्ड करें जनवरी में, तो घटकर हो गया है 1.2 मिलियन बैरल पर डे, यानी एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप तो आया है। पर क्या ये ड्रॉप ट्रंप के टैरिफ की धमकी की वजह से आया है? तो मित्रों, ऐसा नहीं है। ये ड्रॉप आया है, अमेरिका ने क्या किया, अभी कुछ कंपनीज पर, रशियन कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई सैंक्शंस और टैरिफ एक ही बात है, दोनों ही प्रेशर टैक्टिक्स है।
नहीं मित्रों, बहुत अलग है। सैंक्शन में क्या होता है कि जब रशिया की एक कंपनी पर सैंक्शन लगा दिया गया है, उसके बाद अगर उस कंपनी से कोई भी व्यापार करता है तो उस कंपनी पर भी सैंक्शंस लग जाते हैं अमेरिका के बिहाफ पर, और फिर वो ना तो डॉलर में लेन देन कर सकती, ना स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम उसका यूज़ कर सकती। तो दोनों में बहुत अंतर है, और भारत ने आज तक कभी भी सैंक्शंस ऑयल नहीं खरीदा है। जैसे वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगे थे, हमने वहां से तेल खरीदना बंद कर दिया था। उससे पहले ईरान पर सैंक्शंस लगे थे, हमने वो भी नहीं खरीदा था। अब आपके मन में एक जियोपॉलिटिकल और दोस्ती के लिहाज से और एज ए भारतीय आपके मन में एक क्वेश्चन आना भी चाहिए कि भाई रूस और ईरान बराबरी थोड़ी है। हमारे लिए रूस बहुत मैटर करता है। रूस ने हमें 1971 के वॉर में मदद भी की थी, अपने सबमरीन का बेड़ा भेजा था अमेरिका से बचाने के लिए। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? तो मित्रों, पहली बात तो जियोपॉलिटिक्स में सारे अपने इंटरेस्ट देखते हैं। दूसरी बात, हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया है, तेल तो खरीद रहे हैं पर कम खरीद रहे हैं। और तीसरी बात, हो सकता है हम तेल कम खरीद के दूसरी चीज़ें बढ़ा दें। जैसे अभी पुतिन की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर हमने तय किया था कि न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेशन होगा, उसी के साथ ही फर्टिलाइजर में कोऑपरेशन होगा। और तो और हो सकता है हम Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है रूस का, वो खरीद सकते हैं। S-400 का अपडेटेड वर्जन S-500 है, वो भी खरीद सकते हैं। तो आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि हम कुछ खरीदते हैं या नहीं खरीदते, या फिर रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखते हैं। अगर अभी रशिया की माने तो रशिया की ओर से भी बयान आ गया है। रशिया की ओर से बयान आया है कि भाई भारत ने हमको अभी तक कुछ नहीं बताया कि वो हमारे से तेल नहीं खरीदेंगे। और रशिया ने बहुत ही पोलाइट वे में बोला है कि हमें नहीं लगता कि भारत के पास कोई रीज़न है हमारे से तेल ना खरीदने का। या फिर उन्होंने ये भी बोला है कि हमें पता है हम सिर्फ ऑयल सप्लायर नहीं है इस दुनिया के, और देश भी ऑयल सप्लाई करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसे बोलते हैं दोस्तों असली दोस्ती। तो तेल की तो ये सच्चाई थी। इसके बाद अगर भारत में सबसे बड़ा कोई चर्चा का बच जाए ना, तो वो था एग्रीकल्चर। इसी को लेकर हमने रेड लाइंस ड्रॉ की थी, जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ट्रंप के बहुत ही एब्सर्ड क्लेम पर चर्चा करते हैं, जिसे कांग्रेस और भी कई पार्टीज है या अपोजिशन है या फिर जो कहें जो मोदी विरोधी है, वो इसे बहुत ही एक गलत वे में ले रहे हैं। वो है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन की चीज़ें खरीदेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो एक साल में $500 बिलियन की चीज़ खरीदेगा। तो पहली बात तो दोस्तों, भारत और अमेरिका का जो व्यापार है ना, वो भी मुश्किल से 120-150 बिलियन डॉलर का है। तो हम $500 बिलियन की कैसे खरीद लेंगे? और एक तरीके से नामुमकिन भी है। आपको समझ में आएगा जब हम बजट से तुलना करेंगे। देखिए, भारत का बजट है ना, इस बार जो हमारा कुल एक्सपेंडिचर है, कुल खर्च है, वो है $630 बिलियन के आसपास। तो हम एक साल में $500 बिलियन अमेरिका से कैसे खरीद लेंगे? ये तो वही बात हो गई कि सऊदी अरेबिया क्लेम करता है कि $1 ट्रिलियन की चीज़ें हम अमेरिका से खरीदेंगे, और वो कभी खरीदता भी नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की है। तो मित्रों, एक साल में तो ये संभव नहीं है। अब हो सकता है हम 5 साल में $500 बिलियन की चीज़ें खरीदें। अब ये भी बहुत बड़ा नंबर है। आप कहोगे कि भाई $500 बिलियन की चीज़ें कैसे खरीदें? अब मित्रों, ऐसा नहीं है कि आज जो हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं वो इस $500 बिलियन के बाहर की चीज़ है, वो इसी में शामिल है। मोटा मोटी अगर 5 साल के $50 बिलियन हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं पर साल, तो $250 बिलियन तो यही हो गए। अब पीछे बचा $250 बिलियन, उसका मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब देता हूँ। और जो मैं अभी हिसाब दूंगा ना, ये हमारे ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल जी है, उनके आधार पर होगा सारा का सारा। यानी जो उन्होंने बोला है उसी के आधार पर मैं हिसाब कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि जो पास्ट में डील हो चुकी है ना, वो भी इसमें शामिल होगी। यानी डील तो पहले हो गई है, लेकिन चीज़ें अभी तक वहाँ से आ रही है, हम खरीद रहे हैं, तो इसमें शामिल होगी। तो मित्रों, इसमें एयर इंडिया और बोइंग की डील हुई थी, जो कि लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर की है। दूसरी एयरलाइन कंपनी है आकाश एयर, उसकी भी डील हुई थी, वो 20 से 25 बिलियन डॉलर की है। तो मोटा मोटी $65 बिलियन ये हो गए। और इंडिगो के पास भी इतनी क्षमता है कि इंडिगो भी $10 बिलियन की एक्स्ट्रा डील कर सकता है। तो मोटा मोटी $75 बिलियन ये हो गए। दूसरा, हम यूएसए से एनर्जी खरीदते हैं $3 बिलियन पूरे साल की। इसे बढ़ाकर अगर हम $10 बिलियन कर दें, तो ये 85-90 बिलियन हो गया। यानी $100 बिलियन का मोटा मोटा हिसाब ये मिल गया आपको। इसके बाद अगर मित्रों आपको याद हो, तो भारत सरकार ने इसी बजट सेशन में हमें डाटा सेंटर्स पर टैक्स से छूट दी है 2047 तक। यानी लगभग अगले 20-21 साल तक डाटा कंपनियों को भारत में डाटा सेंटर बनाने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में। और मेनली डाटा कंपनी है अमेरिका की, यानी अमेरिका की डाटा कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, तो हम अमेरिका से डाटा सेंटर्स के इक्विपमेंट्स भी खरीदेंगे, तो वो भी इसी में शामिल है। अभी अडानी, भारतीय एयरटेल और गूगल की डील हुई थी, जो की थी $15 बिलियन की। और अगर मोटा मोटी यूएस इन्वेस्टमेंट की सारी डील देखें तो ये $70 बिलियन की है। यानी 100 पहले 70 ये $170 बिलियन। और अगर हम इसमें डिफेंस इक्विपमेंट को भी जोड़ दें, तो यह आंकड़ा मोटा मोटी आपका $200-210 बिलियन के आसपास जाता है।
पीछे बचा $50 बिलियन, जो कि हम हर साल $10 बिलियन एक्स्ट्रा अमेरिका से खरीद ही सकते हैं। इतना सामर्थ्य तो हमारे में है। हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, उधर से इम्पोर्ट बढ़ा देंगे। तो ये तो था मोटा मोटी $500 बिलियन के क्लेम का। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है। तो देखो, कांग्रेस तो कर रही है राजनीति, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी। अब मित्रों, रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप का स्टाइल तो आपको पता ही है। उसे वाह वाह लूटने की एक हेडलाइन चाहिए, ये हेडलाइन बन जाएगी। उसके बाद ट्रेड डील में ये हो जाएगा कि ठीक है, हम 5 साल में खरीदेंगे, ट्रंप भी खुश, हम भी खुश, और क्या चाहिए। तो मित्रों, मोटा मोटी $500 बिलियन का तो ये गणित हो गया। पर अब जो सबसे हॉट मुद्दा आता है ना, वो है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर का। देखिए, इसमें हमारे ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने साफ साफ बोला है कि हमने एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर और पोल्ट्री को लेकर कोई समझौता नहीं किया है, हमारी रेड लाइंस की रेस्पेक्ट करी गई है। वहीं दूसरी ओर यूएस के ट्रेड सलाहकार ने भी बोला है कि भारत अपनी जो कुछ सेक्टर्स हैं उनको सेफ गार्ड करेगा, और एग्रीकल्चर उनमें से एक है। और सारे देश करते हैं, यूएसए भी करता है, भारत भी करता है। तो ये ओवरऑल ओके है यूएस के ट्रेड मिनिस्टर के हिसाब से। बाकी जो भी आपको सुनाई दे रहा है ना, वो बच जाए, क्योंकि एक तो अभी कोई जो ट्रेड एग्रीमेंट है या पेपर्स है हमारे सामने नहीं है। तो हमें इनकी बात पर ही भरोसा करना पड़ेगा। और इनकी बात सुनते हुए यही लग रहा है कि एग्रीकल्चर पर हमने कोई बहुत बड़ा कंसेशन या छूट नहीं दी है। अब छूट नहीं दी का मतलब ये नहीं है कि हम यूएसए से एग्रीकल्चर का सामान नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम बहुत सारे देशों से एग्रीकल्चर का सामान खरीदते हैं। जैसे आपको पता हो, तेल का आयात करते हैं हम, सोयाबीन का आयात करते हैं, सेब का आयात करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। दालें भी शामिल है उसमें। तो वो चीज़ें हम यूएसए से थोड़ी बढ़ा देंगे, तो उसमें तो कोई बहुत बड़ा इश्यू है ही नहीं, क्योंकि वो भारतीय किसानों को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगी। और रेड लाइंस भी तो हमारी वही है, जो भारतीय किसानों को इम्पैक्ट ना करे और मिडिल क्लास में भी महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। तो ये तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन वाली बात होगी। इसे तो मैं शामिल ही नहीं कर रहा एग्रीकल्चर या डेयरी सेक्टर में चर्चा के लिए, पर ये बताना जरूरी था क्योंकि बजट इसी के अराउंड बन रहा है सारा का सारा। अब मित्रों, वैसे देखें ना तो ये ट्रेड डील भारत की कूटनीति की, या फिर कहीं ये टैरिफ भारत की कूटनीति की, डिप्लोमेसी की अग्नि परीक्षा थे, और भारत इसमें सफल होता भी दिख रहा है। भारत को इनफैक्ट इससे बहुत सारे फायदे भी हुए। आप कहोगे टैरिफ से क्या फ़ायदे हो गए? पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि हमने ईयू के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ली, यूके के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, और तो और हमने चाइना के साथ अपने रिश्ते भी सुधार लिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। एक इकोनॉमी जो हमारे से 5 गुनी बड़ी है, मिलिट्री पावर में हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ा है चीन, उससे हम लड़ना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिस हिसाब से एलएसी पर माहौल बना हुआ था ना, उस हिसाब से लग रहा था कि एक छोटी सी भी गलती वॉर को जन्म दे सकती है। और चाइना को भी ये लगता था कि भारत है ना यूएस के कहने में आ रहा है और वो हमारे से संबंध बिगाड़ रहा है। तो इन टैरिफ के बाद वो भी क्लियर हो गया कि नहीं, भारत अपनी खुद की पॉलिसी रखता है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। तो ये बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट हुआ एक तरीके से। अब चलो, ये ट्रेड डील की घोषणा हो गई, पर अभी क्यों हुई भाई? ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ या फिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि ट्रेड डील की घोषणा अब होगी और पहले नहीं हुई? तो मित्रों, एक तो अमेरिका हमारी एग्रीकल्चर की रेड लाइन की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था। वो चाह रहा था कि हम एग्रीकल्चर में और ज़्यादा छूट दें। अब अमेरिका भी सही है अपनी जगह, क्योंकि उसे अपने एग्रीकल्चर का सामान बेचना है और चीन से उसको अपनी निर्भरता भी घटानी है। और चीन के बराबर अपना मार्केट कौन सा है? बिल्कुल भारत का है। तो वो चाह रहा था कि भारत के मार्केट का एक्सेस मिले, और भारत भी अपनी जगह सही है कि वो एक्सेस दे नहीं सकता, वरना इतने सारे जो पशुपालन है और किसान है उनकी जीविका खतरे में आ जाएगी। तो दोनों देश अपनी अपनी जगह सही थे। अब मित्रों, जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ ना, वो था सर्जियो गोर का भारत में एम्बेसडर नियुक्त होना। आप कहोगे एम्बेसडर से इतना क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो मित्रों, बिल्कुल एम्बेसडर से फ़र्क पड़ता है। सर्जियो गोर वही आदमी है जिसकी वजह से इलोन मस्क और ट्रंप की लड़ाई हुई थी। एक्चुअली में हुआ ये था कि इलोन मस्क चाहता था कि एक स्पेसिफिक व्यक्ति नासा का हेड बने। ट्रंप उसके लिए तैयार भी हो गए थे। फिर सर्जियो गोर ने ट्रंप को बताया कि अरे, ये आदमी तो डेमोक्रेट है, यानी आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी का सपोर्टर है और आपका विरोधी है, तो आप इसे कैसे बना सकते हो? फिर ट्रंप ने उसे होल्ड पर डाल दिया, और यहीं से दोनों के बीच खटासानी शुरू हो गई, इलोन मस्क और ट्रंप के बीच। तो अब आप समझ सकते हैं ना कि सर्जियो गोर की डायरेक्ट पहुंच है ट्रंप तक, और ट्रंप उनकी सुनते भी है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। सर्जियो गोर भारत आए, उन्होंने कई हाई लेवल्स मीटिंग की, भारत के विदेश मंत्री के साथ भी मीटिंग की, प्रधानमंत्री से भी वो मिले, और उसके बाद उन्होंने वो बात प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचाई, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर खुद अनाउंस कर दिया इस ट्रेड डील का। तो महत्वपूर्ण भूमिका सर्जियो गोर की रही। चलो मित्रों, ट्रेड डील की तो घोषणा हो गई, हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जो कि मार्च में होगा अगर पीयूष गोयल जी की माने तो इस पर डिटेल से चर्चा करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक चर्चा करें कि ये किसके लिए फायदे का सौदा है। तो देखिए दोस्तों,
ये फायदे का सौदा ना तो भारत के लिए और ना ही अमेरिका के लिए। ये एक डील है और इसी डील के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए। अब जो इसके विरोधी है वो बोलते हैं कि पहले तो टैरिफ बहुत कम लगते थे, अब तो 18% लगेंगे, यानी कि हम ज़्यादा टैरिफ दे रहे हैं और यूएसए को 0% टैरिफ देना होगा। तो मित्रों, हम कोई आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे कि भारत सबसे अच्छा है और उसको सबसे बढ़िया डील मिले। अगर हम इसका कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो ओवरऑल ये ट्रेड डील भारत के फायदे में ही है, क्योंकि भारत के जो कॉम्पिटिटर देश है जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं उनमें कौन है? एक तो आसियान कंट्रीज़ है, वियतनाम है, चाइना है, और अगर टेक्सटाइल में देखें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर टैरिफ लग रहे हैं 19%, आसियान पर भी 19% है, चीन पर 35% है, वियतनाम पर 20% है। कुल मिलाकर ये हमारे से ज़्यादा टैरिफ दे रहे हैं, तो हमें तो ओवरऑल फ़ायदा ही हुआ ना, एक एज ही मिला अमेरिका के मार्केट में। तो भारत के लिहाज से ये ट्रेड डील बहुत ही बढ़िया है, या फिर कहीं अच्छी है, ओवरऑल एक डील है। तो आप कहोगे कि जो इतना सारा बद चल रहा है कि भारत ने घुटने टेक दिए, कांग्रेस दावे कर रही है कि मोदी ने घुटने टेक दिए ट्रंप के सामने, ये सब क्यों? तो मित्रों, जो व्यक्ति या फिर कोई संस्था अगर किसी की आलोचना करती है या फिर किसी की प्रशंसा करती है ना, तो आपको हमेशा उसके निजी हित या फिर स्वार्थ देखने चाहिए। पहली बात तो राहुल गांधी जी ओपोजिशन के लीडर हैं, यानी वो मोदी जी की चीज़ों का विरोध करेंगे। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो हर चीज़ का विरोध करते हैं, यानी सरकार जो भी डिसीजन ले रही वो उस चीज़ का भी विरोध करेंगे, फिर चाहे वो चीज़ कोई सी भी हो। और अभी पार्लियामेंट में जो सारा माहौल खराब वो इसी वजह से हो रहा है। दूसरा, राहुल गांधी जी ने पास्ट में टैरिफ के खिलाफ इतने खतरनाक स्टैंड और स्टेटमेंट्स दिए ना कि अब वो उससे बैक ऑफ नहीं कर सकते। एक दो स्टैंड और स्टेटमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। आपको डेड इकोनॉमी वाली बात तो याद ही होगी, मतलब है खुद राहुल गांधी जी भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं और ईयू उसी डेड इकोनॉमी के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशंस तो राहुल जी से हुई थी। उससे पहले भी राहुल जी ने बोला था कि पीयूष गोयल जी अपनी जितनी चाहे उतनी छाती पीट सकते हैं, पर मोदी जी ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे उनकी टैरिफ की डेडलाइन के से पहले। अब ऐसा भी नहीं हुआ। तो जब इतनी सारी बातें गलत हो जाती है ना, तो आपको पता है कि आदमी का नेचुरल रिएक्शन क्या आता है। और कांग्रेस में एक आदमी का नेचुरल रिएक्शन ही एक पूरी पार्टी का नेचुरल रिएक्शन होता है। ये आपको बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो भी बज बन रहा है ना इसके खिलाफ, वो इसी आधार पर बन रहा है। बाकी आज की चर्चा यहीं तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद।